सुनो ज़रा ध्यान से, हो एसिड होते हैं दो तरीके के, एक आप पढ़ोगे कंसनट्रेटेड, और एक पढ़ोगे डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड को हिंदी में नाम दिया जाता है सांद्र, और डाइल्यूट को हिंदी में नाम है तनु। बेटा तन्नु नहीं तनु, याद रखियो, ठीक है ना। अब दोनों में फ़र्क क्या है, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट में दोनों फ़र्क क्या है। कंसनट्रेटेड में क्या होता है, जिसमें देखो इसमें जो होगा एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी और पानी की मात्रा कम होगी। सीधा हिसाब है, कंसनट्रेटेड में हम क्या करेंगे, एसिड में डालेंगे पानी। एसिड में क्या डालना है हमें, पानी। एसिड की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे बोलेंगे कंसनट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड का उल्टा हिसाब हो जाएगा, इसमें क्या होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा, एसिड की मात्रा कम, यानी सर पानी में क्या डालेंगे, एसिड। और मैंने शायद इनको या पहले वाले बैच को याद करने का तरीका बताया था, अद्धा पौवा लिया, पौवा जो नया प्लेयर होगा वो पानी की मात्रा ज़्यादा रखेगा और उसकी मात्रा कम, तो जो सॉल्यूशन बनेगा डाइल्यूट, मतलब हल्का हाथ रखेगा, ज़्यादा हैवी डोज नहीं लेने वाला है वो। और जो पुराना प्लेयर हो जाएगा वो पानी की मात्रा कम रखेगा और सामान की मात्रा ज़्यादा रखेगा, तो जो माल बन के तैयार होगा वो होगा कंसनट्रेटेड, स्ट्रॉन्ग, है ना। तो याद रहेगा कंसनट्रेटेड का मतलब जिसमें एसिड ज़्यादा रहेगा, पानी कम रहेगा। और डाइल्यूट में क्या होगा, इसका पानी ज़्यादा रहेगा। शॉर्ट में लिख लो, इसमें एसिड ज़्यादा है, वाटर कम है। इसमें एसिड कम है और वाटर ज़्यादा है, ठीक है ना। और याद करने का सबसे बड़ी तरीका वो ने बता दिया है, अपने किसी पड़ोसी को देख के याद रख लेना। अगर वो ये वाला सामान यूज़ कर रहा है तो कंसनट्रेटेड है, अगर ये वाला सामान यूज़ कर रहा है तो डाइल्यूटेड है। ये वाला सामान यूज़ करेगा नया प्लेयर और ये वाला सामान यूज़ करेगा पुराना वाला जो आदी हो चुका है, जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पानी दो या मत दो, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कभी कभार इन दोनों में ख़तरनाक कौन सा होने वाला है, आपके हिसाब से कौन सा खतरनाक है, ये वाला है ये वाला, ऊपर वाला ही है। यानी अगर हम इसमें कभी कभार की स्टडी में आ जाता है क्वेश्चन ये CBSE बोर्ड में कि कोई एक बंदा है जो अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसे प्रिस्क्राइब करा जाता है कि एसिड में जब वो कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा होगा तो प्रिकॉशंस यूज़ करनी है। ऐसा क्यों, या कंसनट्रेटेड एसिड बना रहा होगा तो प्रिकॉशन यूज़ करे, सावधानी यूज़ करे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप एसिड में पानी डालने वाले हो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलने वाली है हीट। एसिड में जब पानी मिलाने वाले तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलने वाली है, हीट, क्योंकि एसिड की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है, तो एक साथ बहुत तेज़ी से हीट निकलेगी। कभी कभार क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा हीट निकाल देते हैं, हम इसलिए बोलते हैं बहुत धीरे धीरे पानी ऐड करना है। अगर किसी ने एक साथ ऐड कर दिया पानी तो होगा क्या, बहुत तेज़ी के साथ अचानक से हीट निकलेगी, जिसकी वजह से जो बर्नर आप यूज़ कर रहे होगे वो फट सकता है और जो एसिड है वो आपके फेस पर, कपड़ों पर, स्किन पर गिर सकता है। फिर आपको पता ही है क्या होने वाला है, फिर आप लगाओगे बीटाडीन, एक ही दवाई, दाग खाद खुजली जलन, है ना। तो उससे बचाव के लिए तो आपका, और इसमें आपसे पूछा जाता है कभी कभार रिएक्शन कौन सी होगी। इसमें जो रिएक्शन होती है वो होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट निकलती है, जिसमें हिंदी में बोला जाता है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत तेज़ी से हीट निकलती है, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका आप एग्जांपल वैसे देखते हुए चूना, जो आपने देखा होगा पुताई वाले जो चूना लेके आते हैं
वो अपने हाथ से उसे नहीं मिलाते कभी भी, वो कहेंगे एक डंडी वगैरह दे दो तब हम मिलाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने हाथ से मिला दिया तो उनका पूरा हाथ है वो गया, उसमें हीट निकलती है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक्सोथर्मिक। हाँ, आप जैसे ये वाला है ना पीओपी वाला जो वाइट सीमेंट आता है, इसमें अगर पानी डालोगे तो इसमें क्या निकलेगी, हीट। पर पहले जो लोग होते थे वो चूने वाली पुताई करवाते थे, चूना है ना, कलाई जिसे कहते थे, पहले उसका गोल लगवा के फिर हल्का सा पेंट मारा, सस्ते में काम हो जाता था। अब चल रहा है पहले पुट्टी करो फिर एक और कोट लगवाओ, पहले इतना काम नहीं है, बस एक घोल मारा हो गया काम। उस केस में जो चूने को पानी का सोल्यूशन बनाने के लिए हम नॉर्मली हैंड का यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलने वाली है, हीट। तो अगर किसी रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर हम कंसनट्रेटेड एसिड बना रहे हैं तो ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें क्या निकलेगी, हीट। इसीलिए हमसे बोला जाता है कि जब आप लैब वगैरह में एसिड के साथ काम कर रहे हो तो प्रिकॉशंस लें, सावधानी लें, लैब कोट पहने। लैब कोट पहनने इसका मतलब ये नहीं कि आपको डॉक्टर बना रहे हैं चलता फिरता, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके जो कपड़े अंदर रहें वो जल ना जाएँ। जले भी तो सिर्फ बाहर का कोट जले वो, ठीक है ना। चश्मे वगैरह इसलिए नहीं पहन जाते, आप कूल लगोगे, आँखों वगैरह ना गिर जाए, ठीक। ग्लव्स वगैरह भी इसीलिए, ऑपरेशन करने नहीं जा रहे हो, हाथों को बचाने के लिए। आया बस समझ में। तो ये सारी प्रिकॉशंस यूज़ करनी होती है। कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट समझ में आ गया, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब चेक करते हैं इनकी रिएक्शंस। एसिड की रिएक्शन सबसे पहले है, अब सुनो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की। अगर आपसे बोलूँ एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी को हिंदी बोलते हैं भौतिक गुण। इसमें क्या क्या आएगा, एसिड्स बाद में कैसे होते हैं, टेस्ट में चाट के तो देखोगे, कोई रिएक्शन करने की ज़रूरत है क्या, बस खा के या चाट के देख लोगे। तो ये किसके अंदर आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ तो क्या बताओगे, वो स्वाद में, टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी आप क्या बताओगे, वो लिटमस पेपर को कैसे कर देते हैं, ब्लू से। यही फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई रिएक्शन थोड़ी कराने की जरूरत है, बस हमने डिप करा दिया, देख के बता देंगे क्या हो रहा है इसमें। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एसिड होते हैं वो होते हैं नेचर में कोरोसिव। कोरोसिव समझ में आता है, संक्षारण प्रवृत्ति वो होते हैं जिनसे लगता है जंग। आपने देखा होगा जब हम नींबू वगैरह काटते हैं और लोहे का चक्कू है उसे ना धोएं तो उसमें क्या लग जाएगा, कुछ टाइम बाद, एक आध दिन में जंग। तो एसिड कैसे होते हैं नेचर में, कोरोसिव। इसी की वजह से तो हमारे जो पुल वगैरह वो कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों कमज़ोर हो जाते हैं, एक तो नमी से जंग लगना है ही तय, पर दूसरा आपने पढ़ा होगा कभी 8वीं 7वीं कक्षा में, बारिश जो होती है, पहली बारिश बरसात में, वो होती है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। एसिड रेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जब पानी इनके साथ मिलता है तो क्या बन जाता है, वो एसिड। और जब वो लोहे वगैरह गिरती है, पानी की बूंदें, तो क्या लगने लग जाता है उनमें धीरे धीरे जंग, जिसकी वजह से जो हमारे पुल वगैरह हैं वो धीरे धीरे हो जाते हैं कमज़ोर, और फिर एक समय आ जाता है गायब, ठीक। तो पहली अगर फिजिकल प्रॉपर्टी आपसे पूछे एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला क्या बता दोगे आप, वो टेस्ट में होते हैं खट्टे, सौर। दूसरा ब्लू से रेड। तीसरा कोरोसिव इन नेचर, संक्षारण प्रवृत्ति के होते हैं। आगे समझ में, ये तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज। एसिड यानी अम्ल, एसिड यानी अम्ल, ठीक है ना। रिएक्ट यानी अभिक्रिया, रिएक्ट यानी अभिक्रिया, यानी एसिड की रिएक्शन देखनी है मुझे किसके साथ में, मेटल के साथ में। मेटल यानी धातु, धातु बोले तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, इन सब के साथ में, ठीक है ना। मुझे क्या देखनी है, इनकी रिएक्शन। ठीक, इनके क्या देखनी है मुझे, रिएक्शंस। अब एसिड की रिएक्शन किसके साथ देखनी है मुझे, मेटल के साथ में। क्या रिएक्शन होने वाली है,
मेटल बता दिए कौन कौन से मेटल होंगे, गिने चुने हैं तो बहुत सारे, पर हमें पढ़नी सिर्फ एक या दो के बारे में। एक की पढ़ ली मतलब सभी की पढ़ ली, सेम रिएक्शन करेंगे सारे के सारे। अब क्या याद रखना है, अगर मैंने कोई भी मेटल ले लिया, मेटल को मैंने लिखा M से, और फिर मैंने उसमें क्या डाला, एसिड। एसिड यानी अम्ल, ठीक है। तो क्या बनाएगा वो, सॉल्ट। क्या बनाएगा वो, सॉल्ट को हिंदी बोलेंगे लवण। प्लस निकालेगा वो हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, ठीक है ना। क्या निकालेगा वो, H2 गैस। जैसे कि मैंने मेटल लिया पहले Fe, Fe समझ में आता होगा आयरन। एसिड लिया मैंने HCl, बहुत ही फेमस। सॉल्ट बना FeCl3, FeCl2, क्या बना, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये बैलेंस है या नहीं है, एक Fe, एक Fe, एक H, कितने H, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। अब हो गया बैलेंस, आई बात समझ में। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि अगर एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो आप क्या बोलोगे, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। अगर आपसे कोई पूछ ले, हम कैसे मान लें जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है। कोई इतना बड़ा नेता आ जाए, क्या लगे मैंने तो ऑक्सीजन बनाई है, जो गैस निकल रही है वो ऑक्सीजन है। आई एम अ साइंटिस्ट, न्यू इन्वेंटर। इसका आंसर देने के लिए एक टेस्ट करा गया। उन्होंने बोला कि अगर मैं ये जो गैस निकल रही होगी इसके पास में एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाऊं तो ये पॉप साउंड के साथ में बस्ट करेगी, फूटेगा पटाखा। जैसे आपने देखा लहसुन बम, पट 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 आवाज़ आती है। लहसुन बम देखे छोटे छोटे आते हैं, हाँ वही वाले, सर पे जो फेंक के मारते हैं, ज़मीन पे नहीं, वही वाले। तो किस साथ आवाज़ आएगी, पट पट करके। इसी के इससे हमें पता चला कि अगर H2 गैस होगी, अगर H2 गैस होगी तो अगर मैं इसके पास मोमबत्ती लेके आऊँगा तो कैसी आवाज़ आएगी, पट, पॉप साउंड, अंग्रेजी में पॉप साउंड, ठीक है ना। सेम ऐसे ही एक और, जिंक, H2SO4, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। ये भी हमारा सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस। गैस होते ही हवा में उड़ जाएगी, उड़ने के लिए ऊपर वाला निशान। आएगा समझ में। अब चाहे मैं कोई सा भी ले लूँ, सभी के साथ में ये रिएक्शन होने वाली है, बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट मैंने बता ही दिया है, क्या टेस्ट है, चेक कैसे करोगे आप। और जो शायद पहले थे उन्होंने देखा भी होगा, वो वाला, हाँ वही वाला, याद आ गया। जब एक गुब्बारे में, है ना, हाँ जब हटा दो वैसे। अब अगली रिएक्शन है एसिड की रिएक्शन है, आगे भी एसिड रिएक्ट विद देखो। अब अगले टाइप की कौन सी रिएक्शन बढ़नी है हमें, जब अगर हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, या फिर इसे बोलते हैं बाइकार्बोनेट। अब सुनो जरा ध्यान से, होता क्या है, एसिड तो पता ही अम्ल, रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया किसके साथ करानी है, मेटल यानी धातु, कार्बोनेट तो कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट।
अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे कोई ना कोई तो मेटल होगा, उसके साथ में क्या अटैच होगा, कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। कोई भी एक मेटल होगा, उसके साथ में क्या अटैच हो जाएगा, CO3। तो क्या बन जाएगा हमारा, मेटल कार्बोनेट। सेम ऐसे ही कार्बोनेट तो CO3 है, यहाँ पे इसके आगे क्या लिखा हुआ है, तो इस बार और क्या ऐड हो जाएगा इसमें, H, तो बन जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जरा देखते हैं रिएक्शंस क्या होने वाली हैं। मैंने लिया Na2CO3। Na क्या है मेरा, सोडियम, सोडियम का एक मेटल है। CO3 क्या है मेरा, कार्बोनेट। तो कौन सा हो गया ये, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट हो गया। अब मैंने इसमें डाला एसिड H2SO, क्या बनेगा, सॉल्ट। क्या बनने वाला है मेरे पास में, सॉल्ट। सॉल्ट बनेगा यानी Na2SO, इसके साथ में निकलेगा H2O प्लस CO2, पानी और CO2। अब H2 लिक्विड तरल, CO2 गैस एरो, ठीक। NaSO4 के पास चला गया, क्या बन गया, Na2SO4। यहाँ से H, CO3, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3। इस H ने बोला भाई मेरे को एक ऑक्सीजन दे दे, अगर तूने एक ऑक्सीजन दे दिया तो बन जाऊँगा H2O, पानी। अगर इसने एक ऑक्सीजन दान कर दी तो किसके बारे कितनी बची, सिर्फ 2। और हम बताएं CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रुकेगी नहीं, हवा में चलती बनेगी। आए बस समझ में। अगर आप इस रिएक्शन को याद कर लेते हो तो आपका चैप्टर नंबर 1 में एक और टाइप की रिएक्शन अपने आप याद हो जाती है। उसमें है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन, एकल विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें क्या समझाया जाता है कि कोई भारी या भी हैवी रिएक्टिव एलिमेंट्स जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने वाला है, वो दूसरे को उसकी जगह से भगा देगा और खुद जाके बैठ जाएगा। जैसे आप शादी ब्याह में करते हो, किसी छोटे नादान प्राणी को उसकी कुर्सी से हटा दिया और खुद जाके बैठ गए। वो छोटा नादान प्राणी आपकी दृष्टि में कमज़ोर है और उसकी दृष्टि में आप ताकतवर है। सेम ऐसे केमिस्ट्री की दुनिया में, यहाँ पे जो सोडियम है, आपने सुना होगा सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर सकता है, इसलिए हम उसे कभी नॉर्मली देख भी नहीं सकते हैं, ना हमें मिलता है। उसे हम नॉर्मली किस के अंदर रखते हैं, केरोसिन, मट्टी के तेल के अंदर, है ना। किसके अंदर रखते हैं हम, मट्टी के तेल के अंदर। जैसे हम उसे बाहर निकालते हैं तो हवा में जो एटमॉस्फेयर में नमी है और ऑक्सीजन है, उसके साथ वो रिएक्शन करके आग पकड़ लेता है, फायर, ठीक है ना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की दृष्टि से देखा जाए तो सोडियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा सोडियम, इस हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देगा और खुद आके बैठ जाएगा, तो बन जाएगा Na2SO4। तो इस एक रिएक्शन से आपकी ये वाली भी तैयार हो गई और चैप्टर नंबर 1 की भी। केमिस्ट्री से तभी तक टफ लगेगी जब तक आप उसको एक रिएक्शन से देखोगे। अगर ढूंढने की कोशिश करो, लिंक करने की कोशिश करोगे ना चैप्टर्स को आपस में, बड़ी इजी है। अगर ये रिएक्शन याद होगी, एक ये तैयार हो गया टॉपिक, और एक चैप्टर नंबर 1 की रिएक्शन तैयार हो गई। एक रिएक्शन से 2 काम हो गए, ठीक। अब आगे कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ है। मैंने लिया मेटल, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, मेटल, हाइड्रोजन, कार्बोनेट। इसने रिएक्शन करी एसिड के साथ HCl, तो क्या बनने वाला है मेरे पास में, सॉल्ट। क्या बनने वाला है मेरे पास में, सॉल्ट। अब देखो यहाँ पे देखा Na और क्या दिख रहा है, बड़ा ही फेमस सॉल्ट बनेगा यहाँ से Na और Cl से। Na कौन सा बनेगा हमारा, NaCl, कॉमन सॉल्ट, खाने वाला, चाटने वाला। NaCl बन गया नमक। इसके अलावा क्या बनेगा, H2O और CO
एक एच ये रहा, एक एच ये रहा, दोनों एच मिलके H2। यहाँ पे दिख रहा 3 ऑक्सीजन, उधार मांग के बन गया पानी, बन गया पानी। क्या निकला बस अब यहाँ पे कितनी बची है? ऑक्सीजन 2, 2 ऑक्सीजन मतलब CO2। होगी रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। क्या CO2 एरो ये लो उड़ जाएगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, लगाओ मत लगाओ। ये एरो, ये तो ये है कि टीचर को दिखाने के लिए हम पढ़े लिखे बालक हैं, हमें पढ़ना लिखना आता है, हमें पता है कि एरो लगाना है, ठीक है ना। नहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। एरो मतलब ये है कि यहाँ पे रुकेगी नहीं, हवा में उड़ जाएगी। CO2 गैस पे भी रुकती है नीचे, बेटा हीट के लिए ये। ठीक है, हटा दो इसे अब, हटा दो इसे अब। ऐसे ही अब एसिड की रिएक्शन करी मैंने, मेटेलिक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब होता है, देखो धात्विक मतलब धातु, Na, के, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम का, ओ कैल्शियम, आयरन, ये सब हो गए मेटल। ऑक्साइड मतलब अगर इनके साथ क्या जुड़ा हुआ होगा? ऑक्सीजन। अगर इनके साथ में क्या जुड़ा हुआ होगा? ऑक्सीजन, तो बन जाएगा मेटेलिक ऑक्साइड। अब मुझे मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ पढ़नी है? एसिड के साथ में। जैसे कि CuO, Cu कॉपर अच्छे से पता है मेटल है कि नहीं है, कॉपर, ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बन गया? मेटेलिक ऑक्साइड। ये मेटल और ये ऑक्सीजन, मेटेलिक ऑक्साइड तैयार होगी। अब क्या लेना हमें? एसिड, HCl। क्या बनेगा हमारा? सॉल्ट, CuCl2 प्लस H2O। देखो CuCl तो CuCl2, H और O मिलकर क्या बन जाएंगे? H2O। अब देखा जाए तो बैलेंस तो है नहीं, यहाँ पे कितने Cl है और यहाँ पे कितना है सिर्फ। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 Cl 2 Cl 2 H, ठीक है ना। तो जब मेटेलिक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड रिएक्शन करेगी अम्ल के साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनेगी? सॉल्ट प्लस वाटर, पानी। ठीक, पूछो। सॉल्ट मतलब लवण, फिर क्या चीज़? हाँ, बैलेंस करना पड़ेगा हमें, बिना बैलेंस से काम नहीं चलेगा, नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। मेरे जैसा अगर अच्छा टीचर होगा तो नंबर बढ़ा देगा बिना सोचे, बाकी का पता नहीं है। हैं? अब क्या बनेगा यहाँ पे? CaCl2 प्लस H2, बैलेंस है क्या? छाप लो बेटा, फटाफट देख लो, इसके ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 या 2 ही है। बेस, बेस की रिएक्शन करनी है मुझे, बेस की करनी है विद मेटल, बेस की रिएक्शन करनी है विद मेटल, मेटल वही धातु। ठीक, तो जैसे कि मैंने बेस लिया Na
OH, मेटल ले लिए जिंक Zn। यहाँ पे क्या बनने वाला मेरा सबसे पहले सॉल्ट, क्या बनेगा मेरा यहाँ पे सॉल्ट। सॉल्ट में क्या बना, ये तगड़ा है, ये याद करना है आपको, इसका कोई तरीका नहीं है। NaOH प्लस जिंक, तो जब सोडियम ने जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH क्या है हमारा बेस, याद होता है जिसमें OH निकल जाता है वो बेस होता है। तो जब इसने रिएक्शन करी जिंक के साथ में तो क्या बनेगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट इसका नाम है, प्यार से बुलाते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है ना, कितना प्यारा है। और निकले क्या, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट यहाँ भी सेम वही है, जल्दी मोमबत्ती लेके जाओ, पॉप साउंड की आवाज़ आती है, बुझ जाती है, तो हाइड्रोजन गैस है, वरना हाइड्रोजन गैस नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, ये हम नहीं है तय करने वाले, कल अगर आपको पता हो, हम नहीं है तय करने वाले, हमने तो सिर्फ रख दिया है, जो होगा बैठ के देखेंगे और बाद में देखेंगे क्या हुआ है। हमने एक बर्तन में NaOH डाला और जिंक डाला, थोड़ी देर बाद 10-5 मिनट बाद देखा तो बना हमारा ये कुछ, इसमें सोडियम भी था, जिंक भी था, ऑक्सीजन भी था, दोनों सारे एक साथ कंबाइन थे, तो क्या बना सोडियम जिंकेट। वो आप देखो बैलेंस है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, कर दो बैलेंस, कितनी देर है, हो गया बैलेंस, 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ठीक है, हाँ बनेगा ये फिर। अब ऐसे ही मैंने रिएक्शन कराई, बेस की रिएक्शन कराई मैंने, मेटल की रिएक्शन कराई मैंने इस बार, वो बेस की रिएक्शन कराई मैंने मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो वापस से देखो जरा क्या बनने वाला है, देखो कितनी अच्छी रिएक्शन है। मतलब अगर मैं बेस को, सुनो जरा ध्यान से, अगर मैं बेस को मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर डालता हूँ तो कुछ भी रिएक्शन नहीं करेंगे, ऐसे कैसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है ना, आए समझ में, वो ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा उनका। सबसे हार्ड रिएक्शन हो गई, अब एसिड की रिएक्शन कराई मैंने बेस के साथ में, एसिड की रिएक्शन कराई मैंने बेस के साथ, एसिड यानी अम्ल, बेस यानी क्षार। एसिड में मैंने HCl, बेस में लिया मैंने NaOH, बनेगा मेरा NaCl प्लस H2, HCl एसिड है, NaOH बेस है, Na क्या करेगा, सोडियम, इसको हाइड्रोजन को लात मार के भगा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा NaCl, ये H, एक H ये रहा, एक H ये रहा, कितने H हो गए, 2, H2, ठीक है ना। ये रिएक्शन थी अब तक, ठीक। अब कल जो पढ़ के आओगे घर से, एक तो पढ़ के आना pH के बारे में, pH स्केल सुना होगा, pH स्केल जिसमें आप देखते होगी ये तय करते हैं कि एसिड
कितने तक लेंगे, बेस कितने तक लेंगे। छोटा सा अगर मैं बता दूं तो बीच में रहता है 0, इधर रहता है बीच में रहता है 7, 0, 7 से अगर राइट लेफ्ट की तरफ भागेंगे तो एसिड, इधर भागेंगे तो बेस। अब कल ये पढ़ के आना है कि ये जो एसिड होते हैं या ये जो पीएच है, पीएच का यूज़ कहाँ कहाँ पर है। जैसे डेली लाइफ में मिट्टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे दांतों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, खेती बाड़ी करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है ना, पानी वगैरह पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, नदियों वगैरह पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में सॉल्ट पढ़ के आना। सॉल्ट में आपका फेवरेट ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ठीक है ना, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, सर्फ एक्सेल, ये सारी चीज़ें, सर्फ एक्सेल, ठीक, ये करके आना।